वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का नेक्स्ट टॉपिक इन्वेंट्री। हमने कुछ टर्म्स अब तक कर ली हैं, अब हम करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कल हमने एक टर्म की थी स्टॉक। आपको अगर याद हो, हमने कल एक टर्म की थी स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या था? स्टॉक वो चीज़ें और वस्तुएं जो बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, लेकिन एक पूरा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस अकाउंटिंग ईयर तक बिकती नहीं है। कल एग्जांपल दिया था, एक शोरूम है आपका शूज़ का, आपके पास वहाँ पर 100 पेयर्स पड़े हैं, 5 पेयर ऐसे हैं, 5 जूतों के जो जोड़ियाँ हैं वो ऐसी हैं जो बिकी नहीं है, तो जो बिना बिकी रह जाते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? स्टॉक। तो इन्वेंट्री और स्टॉक का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो, मैंने एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आप काफ़ी सारी वुड्स लेकर आते हो, ठीक है, आप लकड़ी ला रहे हो, वो लकड़ी का आप बहुत पर्पस के लिए यूज़ करोगे, तो ये क्या है मेरे लिए? एक रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर मैंने लकड़ियाँ काटनी शुरू करी, फर्नीचर बनाना था, अभी लकड़ियाँ काट काट के अलग रख दिया, यानी फर्नीचर बनाने का काम शुरू हो गया। सो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। जब लकड़ियाँ कट गई, फर्नीचर तैयार हो गया, पूरा एक टेबल हमने तैयार कर दिया था, तो वो क्या बन जाएगा? फिनिश्ड गुड्स। आप पहले लकड़ियाँ लाए, यानी आप रॉ मटेरियल ले आए, आपने लकड़ियों से फर्नीचर बनाना स्टार्ट कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस। वो लकड़ी से फर्नीचर बन गया, एक टेबल बन गया, सो दैट विल बी कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल, द मटेरियल विच इज परचेज टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट बट लाइंग अनयूज्ड। मैंने लकड़ियाँ काफ़ी सारी खरीदी थी लेकिन अब तक यूज़ नहीं हुई, तो जो यूज़ नहीं हुई वो क्या बन गई मेरे लिए? रॉ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस, जो पार्टली फिनिश्ड है, यानी आधा फर्नीचर बन गया आधा रह गया। अब जैसे मान लो आप घर पे कारपेंटर लगाते हो, वो गेट लगाने आता है, तो गेट लग जाता है, उसका पेंट नहीं होता ऊपर, या जाली नहीं लगती है, कुछ भी अभी काम अगर रह जाता है, तो दैट इज अ इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जब वो डोर पूरी तरह आपके घर का तैयार हो जाता है, लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन ये तो मैंने घर का एग्जाम्पल दिया। जब हम अपने बिजनेस की बात करें, वो गुड्स जब तैयार हो गया, बिकने के लिए तैयार है, परंतु अभी तक बिकी नहीं, तो क्या बन जाएंगे? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, द सेम जो हमने कल किया था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो सेम यही है। तो फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री हो या स्टॉक इन ट्रेड का, सेम। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो, ये एक सिंपल सी चीज़ है, तो आपकी नॉलेज की भी है कि मान लो घर में कोई सामान बच जाए, मान लो आपकी एक शॉप है, आप देखना चाहते हो 31 मार्च को मेरी शॉप में जो 5 जूते पड़े हैं, वो कितने का स्टॉक है, वो 5 जूतों का। आप क्या करोगे? हर जूते का आप देखोगे क्या क्या प्राइस, और टोटल बता दोगे कि मेरे पास इतने का स्टॉक बचा हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि लिस्ट तैयार कर लेंगे कि किस प्रोडक्ट की कितने कितने क्वांटिटी हमारे पास बची है। हम 3 अलग अलग लिस्ट बनाएंगे, रॉ मटेरियल की अलग लिस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस की अलग लिस्ट, फिनिश्ड गुड्स की अलग लिस्ट तैयार करेंगे, और फिर तीनों की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कौन सी मानी जाएगी? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदा था, लकड़ी आपके पास, अब मान लो मैंने एग्जांपल दिया था, आपने लकड़ी खरीदी, आपने टेबल बनाना स्टार्ट किया, टेबल बन गया, लेकिन वो टेबल अब तक बिका नहीं, ठीक है, तो वो टेबल मेरे लिए क्या बन जाएगा? इन्वेंट्री। फिनिश्ड गुड्स है, बिकने के लिए तैयार है पर बिकी नहीं, तो उस टेबल को बनाने के लिए आपको कितना खर्च पड़ा? आपने लकड़ी कितने की खरीदी, आपने उस पर और जो कील वगैरह लगाए, पेंट लगाया, उसकी जो वर्क, जो मेहनत आपने लगाई है, वो सारी टोटल उस टेबल का क्या प्राइस बनता है, और उस टेबल का मार्केट में क्या वैल्यू होगी। आप कहोगे मैंने उस पर 5,000 रुपये खर्च करे हैं, लेकिन आजकल वैसा टेबल कोई खरीदता नहीं है, तो लोग उसको 4500 रुपये में खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होगी वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मानी जाएगी, यानी 4500 रुपये उसकी वैल्यू मानी जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे मान लो कंपनी कई बार ना अपनी गुड्स और सर्विसेज को उधार में बेचती है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, राशन वाले के पास जाते हो, राशन वाला आपको पूरे महीने उधार में बेच रहा है गुड्स, आप महीने के बाद उसको पे करते हो, हाँ भैया तेरा कितना हुआ? 3,000 रुपये, ये लो। लेकिन 3,000 रुपये की जो आपने खरीदारी करी वो पूरे महीने में उधार में की है, ठीक है।
तो ट्रेड रिसीवेबल्स वो मूल्य है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ, उस शॉपकीपर को अभी वो 3,000 रुपये नहीं मिले, आप कहते हो हम अगले महीने की 1 तारीख को देंगे, तो वो 1 तारीख को जो आप दोगे वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो अमाउंट जो अभी तो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन भविष्य में प्राप्त हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स एंड बीआर। डेटर्स यानी कि देनदार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हमारी कॉमन यूज होने वाली हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, तो इन टर्म्स को ध्यान से समझना। डेटर यानी देनदार। देनदार, अब देनदार का मतलब क्या है, मैं देनदार हूँ, मैं पैसे देती हूँ। देती का मतलब क्या, दान में देना, नो, उधार। उधार में गुड्स बेचना, किसी को उधार में पैसे देना, यानी जो व्यक्ति दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डेटर्स। उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें कंपनी द्वारा वस्तुएं उधार में दी गई हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है ना, सॉरी मैं देनदार, हाँ देनदार मीन्स जिसने अभी हमारी पेमेंट करनी है, सॉरी देनदार का मतलब जिसने अभी हमारी पेमेंट करनी है। जैसे एक डायग्राम बनाया मैंने, देखो छोटा सा ऐसे रफली, आप मिस्टर ए हो, आप शॉप पर गए, आपने शॉप से गुड्स खरीद ली उधार में, आप राशन वाली दुकान पे गए, आपने राशन खरीदा उधार में, आप कहते हो आई डोंट हैव मनी, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी मनी, मैं अभी नहीं पे करूंगा, बाद में पे करूंगा, तो आप कौन हो, डेटर, अभी आपने पेमेंट देनी है। ठीक है, बीआर, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ना एक आपके पास चैप्टर आएगा आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि 2 पार्टीज होती हैं। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं। ये 2 पार्टीज है, एक पार्टी शॉप, दूसरी पार्टी मिस्टर ए। शॉपकीपर ने मिस्टर ए को उधार में सामान बेच दिया। अब मिस्टर ए कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। शॉपकीपर कहता है ठीक है, वो एक बिल लिखेगा, उस बिल में मेंशन कर देगा भाई इतने अमाउंट इस बंदे ने इस डेट को पे करना है। शॉपकीपर ये वाला बिल लिख के इसको दे देगा, ले भाई इस पर साइन कर, एग्री कर कि तू इतना अमाउंट मुझे इस डेट को दे देगा। मिस्टर ए साइन करके वापस किसको दे देंगे, शॉपकीपर को। तो ये शॉपकीपर के लिए क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल। यह उधार देने वाले व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है और उस पर उधार लेने वाले व्यक्ति से साइन करवा कर, देने वाले को हम क्या कहते हैं, ड्रॉअर, लेने वाले उधार को क्या कहते हैं, ड्रॉई। उसकी एक्सेप्टेंस लेंगे ड्रॉई की। इस बिल के ऊपर पूरी जानकारी मेंशन की जाती है कि कितना अमाउंट है, कब पे किया जाएगा, कौन पर्सन पे करेगा, कौन रिसीव करेगा, सब कुछ मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जैसे कई बार उसमें हमने किया था, कंपनी उधार में गुड्स बेचती है, कई बार कंपनी उधार में गुड्स खरीदती भी है। तो अगर कंपनी उधार में गुड्स खरीद रही है तो उस केस में जो अमाउंट अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करेगी, वो क्या बन जाएगा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, यानी बीपी, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बीआर, बीपी। क्रेडिटर्स उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनसे वस्तुएं उधार में खरीदी जाती हैं। जैसे मान लो एक कंपनी ने गुड्स उधार में खरीदी, ये सप्लायर है, ठीक है, ये गन्ना बेचता है, हमारी चीनी बनाने की कंपनी है, हमने गन्ना इससे उधार में ले लिया। अब कंपनी कहते हैं भाई मेरा तो सामान जब बिकेगा तब पैसे आएंगे और मैं तुम्हें पे करूंगा, यानी कंपनी अभी कोई मनी पे नहीं करती। तो ये बंदा कौन है, क्रेडिटर, ये भी लेनदार है। इस केस में इसने पैसे अभी देने थे, ये कौन था, डेटर। इस केस में इसने पैसे लेने हैं, तो कौन है, क्रेडिटर। ठीक है, देने हैं, जिसने देने हैं वो डेटर, जिसने लेने हैं वो क्रेडिटर। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया था कि एक बिल लिखा था शॉपकीपर ने, उसने मिस्टर ए से साइन करवा लिया। मिस्टर ए के पास जब वो बिल आया, मिस्टर ए ने उस पर साइन किए और वापस किसको दे दिया, शॉपकीपर को। तो वो जो उसके पास से जा रहा है, मिस्टर ए के पास से जा रहा है, इस टर्म को हम कहेंगे बिल्स पेबल। देखो इस चीज को मैंने ऐसे रफली डिफाइन किया है, एक शॉपकीपर है, एक कस्टमर है। शॉपकीपर गुड्स को उधार में बेच देता है कस्टमर को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है, उधार में बेच दिया कस्टमर को। अब कस्टमर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, एक बिल लिख देगा। उस बिल को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बिल लिखकर किसको दे रहा है, कस्टमर को। जो व्यक्ति बिल लिख रहा है, शॉपकीपर बिल लिखेगा तो हम उसको क्या कह रहे हैं, ड्रॉअर।
जिसके नाम पर बिल लिखा जाएगा कस्टमर, उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉई। ड्रॉअर ने जब बिल यानी शॉपकीपर ने जब बिल कस्टमर को दिया उसे हम क्या कह रहे हैं? बिल रिसीवेबल। कस्टमर ने उस पर साइन किए, साइन करने के बाद जब वो वापस शॉपकीपर को देगा तो हम उसे क्या कह रहे हैं? बीपी। ठीक है, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा, चैप्टर आएगा जब। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, वही स्टॉक, हमारे पास हमने जो खरीदा है बेचने के लिए वो क्या है? स्टॉक यानी कि गुड्स। कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर, किसी वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए किया गया खर्च कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, मेक नोट्स। थैंक यू।